निशात अर्शी, असिस्टेंट प्रोफेसर मेकल सुता कॉलेज, और आज की हमारी क्लास है बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस की। और हमारा टॉपिक है राजनीतिक दल, उनके कार्य, उनके गुण दोष और उनके दोषों को दूर करने के उपाय। तो जैसे कि हमको राजनीतिक दल के कार्य या उनके गुण दोष पढ़ना, तो पहले हमको पढ़ना पड़ेगा कि राजनीतिक दल हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ यही आती है। तो जैसे कि बहुत सारे विद्वानों ने इसमें अपने अलग अलग मत दिए हैं, किसी ने कुछ माना है, किसी ने कुछ माना है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर इसकी कोई फेमस जो डेफिनेशन है वो कही है ब्राइस ने कि राजनीतिक दल अनिवार्य है, कोई भी स्वतंत्र देश इसके बिना नहीं रह सकता। बिल्कुल सही बात है कि किसी भी स्वतंत्र देश में राजनीतिक दलों का होना आवश्यक होता है। इसके अलावा राजनीतिक दल मनुष्यों का वह संगठित समूह है जिसके सदस्य समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। वे संवैधानिक उपायों द्वारा जनमत को अपने पक्ष में करने तथा अपने दल की सरकार बनाना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जितने भी राजनीतिक दल होते हैं उनके जो उद्देश्य होते हैं वो स्पष्ट होते हैं। उनका एक ही मकसद होता है कि आगे चल के उनकी सरकार बने। और प्रत्येक राजनीतिक दलों के भी कुछ आवश्यक तत्व होते हैं जिसके बिना हम उनको राजनीतिक दल का नाम नहीं दे सकते। तो जैसे कि इसमें राजनीतिक दल का सबसे पहला जो तत्व है वो होता है संगठन। संगठन हम सभी जानते हैं कि व्यक्तियों के दलों को कहा जाता है, लेकिन व्यक्तियों के दलों को हम केवल संगठन का नाम नहीं दे सकते, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सर, जैसे कि राजनीतिक दलों के लिए संगठन का होना आवश्यक है। संगठन के अभाव में वह जनता के से संपर्क स्थापित करने में असमर्थ हो जाएंगे। बिल्कुल सही है कि अगर संगठन नहीं होगा तो कोई भी राजनीतिक दल जनता के साथ किसी भी प्रकार का संपर्क स्थापित नहीं कर सकते। साथ ही अपने सामान्य सिद्धांतों को भी कार्यान्वित वे नहीं कर सकते। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि बिना संगठन के व्यक्तियों का समूह भीड़ मात्र रह जाएगा, क्योंकि जब तक आपके पास संगठन नहीं होगा, जब तक जनता से आप उसमें अप्रत्यक्ष रूप से आप जनता के सामने नहीं जाएंगे, तब तक वो संगठन ना कहलाकर केवल व्यक्तियों की भीड़ मात्र ही उसको माना जाएगा। इसके अलावा कुछ भी उसे नहीं कहा जा सकता। फिर इसके बाद आता है सामान्य सिद्धांतों पर स्वीकृति। सामान्य सिद्धांतों पर स्वीकृति किसी भी व्यक्ति समूह को एक दल में संगठित करने के लिए कुछ सामान्य सिद्धांत होने चाहिए और उन पर दलों के सदस्यों में एकमतता भी होनी चाहिए। जब आप एकमतता या संगठन की हम बात कर रहे हैं तो तभी होगा जब उनमें सामान्य सिद्धांत जो होंगे वो आपके वो कैसे होंगे, जनता के या राजनीतिक दलों के और लोगों से मिलते जुलते। फिर आता है राष्ट्रीय हितों की वृद्धि। जितने भी राजनीतिक दल होते हैं उनका उद्देश्य केवल एक वर्ग अथवा स्थानीयतावादी हित न होकर राष्ट्रीय हितों में अभिवृद्धि करना होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि बहुत जो राजनीतिक, जैसे कि बहुदलीय व्यवस्था में क्या होता है कि बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं, तो राजनीतिक दल जो होते हैं वो अलग अलग उद्देश्यों के हिसाब से भी बनाए जाते हैं। कुछ में उद्देश्य होते हैं, कुछ धर्म के आधार पर, कुछ जाति के आधार पर भी बनाए जाते हैं, जबकि इनका उद्देश्य केवल एक होना चाहिए, राष्ट्रीय हितों में वृद्धि। ना इसमें धर्म आना चाहिए, ना जात आना चाहिए, ना ही अदर चीज़ें आना चाहिए। फिर आता है अनुशासन, कि राजनीतिक दलों के लिए ये ज़रूरी होता है कि दल के जितने भी सदस्य हैं वो अनुशासन में रहें, क्योंकि वही जनता को फेस करते हैं, वो जनता के सामने जाते हैं। पर जब वही अनुशासन में नहीं रहेंगे तो वो जनता को अनुशासित नहीं कर सकते, या जनता के प्रति उनके मन में सही धारणा नहीं बन सकती। इसलिए ज़रूरी होता है कि किसी भी राजनीतिक दल को अगर आपको सफलतापूर्वक चलाना है तो उसके जितने भी सदस्य होते हैं उनको कठोर अनुशासन का पालन करना ही चाहिए। फिर इसके बाद है नेतृत्व, कि दल की सफलता के लिए ये भी ज़रूरी होता है कि उसका जो नेतृत्व है वो एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए। वो व्यक्ति असाधारण होना चाहिए, क्योंकि वही उस दल का नेता कहलाता है, जो कि अपने दल का प्रतिनिधित्व करता है या दल का नेता कहलाता है। दल की उत्पत्ति किसी असाधारण नेता के विचारों या व्यक्तित्व के आधार पर होनी चाहिए। किसी भी दल के नेता की योग्यता और कार्य क्षमता ही
के ऊपर ही उस दल की सफलता निर्भर करती है। तो ये जो आपने पढ़े संगठन, सामान्य सिद्धांतों पर स्वीकृति, राष्ट्रीय हितों की वृद्धि, अनुशासन और नेतृत्व, ये हैं राजनीतिक दलों के आवश्यक तत्व। अब हम आते हैं राजनीतिक दलों के कार्य या उनके गुण। राजनीतिक दलों के कार्य क्या क्या होते हैं या उनके गुण कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला इसमें आता है राजनीतिक प्रशिक्षण। राजनीतिक दल अपने पत्र पत्रिकाओं, भाषणों, सम्मेलनों आदि द्वारा अपने विचारों को जनता के सामने रखते हैं और इस प्रकार वे सार्वजनिक प्रश्नों व समस्याओं के प्रति जनता को सजग करते हैं। जितने भी राजनीतिक दल होते हैं उनका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, कुछ ना कुछ उन्होंने रखा होता है कि अगर हमने इस दल का निर्माण किया है तो क्यों किया है और जनता की कौन कौन सी समस्याओं को हमें इसमें सुनना है। और इसके लिए वो दल अपनी पत्रिकाओं, अपने भाषणों और सम्मेलनों में क्या करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो ये कहलाता है राजनीतिक प्रशिक्षण। भी किसका कार्य है? राजनीतिक दलों का। ये उनका कार्य भी और उनका एक ये गुण भी माना जाता है। इसके अलावा लोकमत को प्रशिक्षित करने, उसके निर्माण और अभिव्यक्ति में राजनीतिक दलों के द्वारा अधिक महत्वपूर्ण कार्य भी किए जाते हैं। फिर अगला पॉइंट है जनता व सरकार के बीच कड़ी। कि राजनीतिक दलों का विशेषकर जो सत्तारूढ़ होते हैं उनका कार्य होता है कि जनता और सरकार के बीच में एक कड़ी के रूप में कार्य करना। वे जनता की शिकायतों को सरकार तक पहुंचाते हैं और उनके निराकरण के लिए भी प्रयत्न करते हैं। विरोधी दल भी ऐसा ही करते हैं कि जनता की शिकायतों या कठिनाइयों या उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाते हैं, लेकिन उनको उनकी समस्याओं को समाधान करने का ज़्यादातर कार्य किसका होता है? सत्तारूढ़ दल का ही होता है। इसके अलावा क्रांति की संभावनाओं में भी कमी होती है। राजनीतिक दलों के द्वारा क्रांति की संभावनाओं में कमी होती है। राजनीतिक दलों के कारण निरंकुश सरकार को बदलने के लिए क्रांति या विद्रोह की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिल्कुल सही बात है। यदि हमको लगता है कि ये दल जो है वो भ्रष्ट हो रहा है या ये सही तरीके से अपना कार्य नहीं कर रहा है, जनता उससे खुश नहीं है, तो उसके लिए हमको उसका विरोध करने की या उसके लिए क्रांति करने की आवश्यकता या उसका विद्रोह करने की ज़रूरत हमको नहीं होती। दलीय व्यवस्था के होते हुए शांतिमय व वैधानिक तरीकों से सरकार में परिवर्तन किए जा सकते हैं। लोकमत का निर्माण। लोकमत, जनता की बात हो रही कि जनता का मत, उसका भी निर्माण किसके द्वारा होता है? राजनीतिक दलों के द्वारा ही होता है। लोकमत के निर्माण व संगठन में राजनीतिक दलों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। राजनीतिक दल जनता की बिखरी हुई विचारधारा को संगठित रूप देते हैं तथा वे अमूर्त मतदाताओं को मूर्त रूप भी देते हैं। कि क्या होता है कि कई बार हम अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाते या हमको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके बारे में हम सरकार तक अपनी बातें नहीं पहुंचा सकते हैं, तो उन सब चीज़ों में जो राजनीतिक दल होते हैं वो हमारी बहुत ज़्यादा इसमें क्या करते हैं? मदद भी करते हैं। फिर आता है राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण। राजनीतिक दलों के द्वारा राष्ट्रीय नीतियों का भी निर्माण किया जाता है। समय समय पर दल अपने सम्मेलनों में अपनी नीतियों व कार्यक्रम निश्चित करते हैं और उन पर अमल करने के लिए जनता में उनका प्रचार भी राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा चुनाव में उम्मीदवारों का चयन राजनीतिक दलों के द्वारा ही किया जाता है। चुनाव आंदोलनों का संचालन भी राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है और किस उम्मीदवार को खड़ा करना है ये भी फैसला कौन लेता है? वो राजनीतिक दल ही लेता है ना। निरंकुशता से रक्षा भी राजनीतिक दलों के द्वारा ही की जाती है। कि सत्तारूढ़ दल की निरंकुशता को रोकने के प्रयास भी कौन करते हैं? राजनीतिक दल ही करते हैं। प्रजातंत्र में विरोधी दल आवश्यक होता है। विरोधी दल सरकार को सही मार्ग पर चलने के लिए बाध्य करते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि अगर जिसकी सरकार बन गई है तो अगले 5 सालों तक वही सरकार बनी रहेगी। अगर जनता को ऐसा लगता है कि वो सरकार उनकी नहीं सुन रही है या उस दल के द्वारा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जा रही है, तो वो क्या कर सकता है? निरंकुशता से उनकी रक्षा राजनीतिक दलों के द्वारा की जाती है। तो ये हो गए राजनीतिक दलों के गुण।
अब हम पढ़ेंगे राजनीतिक दलों के दोष। अभी हमने जो भी इनके कार्य या गुण पढ़े उसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि केवल यही चीज़ें हैं। अगर इसके कुछ गुण हैं तो इनमें कुछ दोष भी पाए जाते हैं, और इसका सबसे पहला दोष जिसे कहा गया है वो है दलीय व्यवस्था अस्वाभाविक। कि जो दल व्यवस्था है, आलोचकों ने इसको अस्वाभाविक माना है। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था कि प्रत्येक दलों का जो निर्माण किया जाता है किसी न किसी उद्देश्य के हिसाब से किया जाता है, और जैसे कि कहीं धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या भाषा के आधार पर भी क्या हम कह सकते हैं कि अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इनका निर्माण कर रहे हैं। तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं ये क्या कहलाता है, ये अस्वाभाविक ही कहलाता है। फिर है राष्ट्रीय हितों की हानि। दलीय व्यवस्था सर्वसाधारण के बीच कटुता उत्पन्न करती है। बिल्कुल सही बात है कि आप उसमें क्या कर रहे हो, जब आप स्वार्थ के लिए कोई भी काम कर रहे हो तो वहाँ पे फिर राष्ट्र का हित नहीं रह जाता, फिर वो स्वार्थी कहला जाता है, और वो भी स्वार्थ कुछ लोगों के लिए होता है उसमें, क्योंकि सबका भला वहाँ पर नहीं हो रहा है। तो इससे सबसे ज़्यादा हानि कहाँ पहुँच रही है, राष्ट्रीय हितों को पहुँच रही है, कि लोग वहाँ पर स्वार्थी हो रहे हैं, ना कि वहाँ पर राष्ट्र के हित को देख रहे हैं। फिर है लोकतंत्र को बिगाड़ना। आलोचकों का ये भी मानना है कि दल जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण देने के स्थान पर उन्हें क्या करते हैं, कुशिक्षा देते हैं, मतलब कि वो कुशिक्षा देने का एक माध्यम बन चुके हैं। वे लोकमत को अपने पक्ष में करने के लिए उचित या अनुचित किसी भी तरीके को अपनाना चाहते हैं, तथा वे जनता को क्या करते हैं, गुमराह भी करते हैं। बिल्कुल सही बात है ये, कि वो लोकमत को पाने के लिए क्या कर सकते हैं कि ये क्या उचित है या क्या अनुचित है, ये चीज़ें वहाँ पर नहीं देखी जाती। फिर आता है पक्षपात प्रथा और लूट की प्रथा। राजनीतिक दलों को पक्षपात या लूट की प्रथा का नाम भी दिया गया है। दलीय व्यवस्था में क्या होता है, कुनबा परस्ती चलती है या पक्षपात व लूट होती है। दल निर्वाचनों में विजय प्राप्त करने के बाद उस विजय का प्रसाद अपने सदस्यों में बांटते हैं, इसे कहा जाता है लूट प्रथा। और प्रसाद बांटने का मतलब क्या होता है कि विजयी दल अनेक पदों पर अपने लोगों को ही क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। यहाँ पर हम ये फल स्वरूप क्या होता है कि सार्वजनिक पदों पर योग्य लोगों की नियुक्ति नहीं हो पाती। बिल्कुल सही बात है कि जब एक ही दल में है, ये ज़रूरी नहीं है कि उस दल में जितने भी लोग हैं वे सारे के सारे योग्य हों, पर क्योंकि ये लूट की प्रथा है कि जब जो दल जो सत्ता में आया है वो अपने ही दल के लोगों को क्या करेगा, ऐसे पद देगा। तो कहीं ना कहीं ये क्या है कि जो अच्छे या जो कुशल लोग होते हैं वो इससे क्या हो जाते हैं, इन लाभों से वंचित रह जाते हैं। इसके अलावा देश योग्य व्यक्तियों की सेवाओं से भी क्या होता है, इसमें वंचित रह जाता है। जैसे कि हम सबको पता है कि संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल उसी दल में से बनता है जिसे विधानमंडल में बहुमत प्राप्त हो। तो जब मंत्रिमंडल जो है वो पूरा का पूरा उसी से बनेगा, ऐसे में देश उन कुशल व योग्य व्यक्तियों की सेवा से वंचित रह जाएगा जो कि क्या कहलाते हैं, जो कि विरोधी दल के होते हैं। जो मैंने अभी कहा कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही दल में योग्य और कुशल व्यक्ति हों, ऐसे लोग दूसरे दलों में, विरोधी दलों में पाए जाते हैं। पर चूंकि मंत्रिमंडल पूरा का पूरा किससे बनेगा, उन्हीं दल के लोगों से बनेगा, इसलिए कहीं ना कहीं इसमें भी क्या होता है कि जो अच्छे लोग रहते हैं वो इसमें चूक जाते हैं या इससे वंचित रह जाते हैं। इसका एक और दोष क्या है कि सरकार का अस्थायित्व होता है। राजनीतिक दल जो होते हैं ये कैसे होते हैं, अस्थायित्व। संसदीय शासन व्यवस्था में यदि किसी देश में बहुदलीय शासन प्रणाली है तो वहाँ कार्यपालिका दुर्बल और अस्थायी रहेगी, क्योंकि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता। इसके लिए सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो हम भारत का ही दे सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, बहुदलीय, भारत में ही भी बहुदलीय प्रणाली है ना। भारतीय संघ में केंद्र और अनेक राज्य इस दोष से पीड़ित हैं, ठीक है ना। फिर आता है सांप्रदायिक द्वेष आदि में वृद्धि। क्या होता है कि कई बार राजनीतिक दलों के द्वारा सांप्रदायिक द्वेष उत्पन्न कर दिया जाता है ना। और इसका सबसे बड़ा वही चीज़ है कि भारत भी ही इसका एक और एग्जाम्पल है कि भारत जैसे देश में जहाँ दलों का आधार धर्म और जाति बन चुका है, वहाँ दलीय व्यवस्था सांप्रदायिक द्वेष का प्रचार करती है। आप देखिए कि भारत में बहुदलीय प्रणाली है और
जो हम पहले बात कर चुके हैं कि हमारे यहाँ दल अलग अलग शर्तों पर बने हुए हैं या उनके अलग अलग उद्देश्य हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों पर इनका गलत प्रभाव भी पड़ रहा है। अगर इसमें हमने धर्म के आधार पर बना कर रखा है, भाषा के आधार पर बना कर रखा है, जातिगत आधार पर बना कर रखा है, और इसके लिए जो प्रचार करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर गलत प्रभाव भी पड़ रहा है। और इसका एक और जो दोष है वो है धन का अपव्यय, कि दलीय व्यवस्था के अंतर्गत धन का बहुत ज़्यादा क्या होता है, अपव्यय होता है। दलों को उचित अपने संगठन का प्रचार व कार्य करने के लिए धन की आवश्यकता होती है ना, और वे उस धन को उचित या अनुचित रूप से प्राप्त करना ही चाहते हैं, तथा इसमें बड़े बड़े उद्योगपति व पूंजीपति इनकी क्या करते हैं, मदद भी करते हैं। तो जब आप कि कोई मदद कर रहा है, आपको इतनी अधिक मात्रा में धन आपको कोई दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आप उनके अधीन हो जाओगे। हम फिर जो बात कर रहे हैं कि राजनीतिक जो दल है वो स्वतंत्र रूप से कार्य करें, तो यहाँ पे वो चीज़ें नहीं हो सकती हैं फिर। पर जो कुछ भी हो, हमने इसके इतने सारे दोष या गुण जो भी पढ़े हैं कि भले ही राजनीतिक दलों में क्या है, बहुत सारी बुराइयां हैं, उसके बावजूद भी राजनीतिक दल जो हैं वो क्या है, आवश्यक बुराई है, वो हमारे लिए ज़रूरी भी है, भले ही उन्हें बुराइयां क्यों ना हो। तो हमने इनके जितने भी बुराइयां पढ़े हैं या इनके जितने भी दोष पढ़े हैं, तो कुछ आगे हमको ये पढ़ना है कि दलीय व्यवस्थाओं के में जो दोष उनको हम दूर कैसे कर सकते हैं। इनके लिए कुछ विद्वानों ने अपने अलग अलग उपाय भी बताए हैं। इसमें सबसे पहला उन्होंने एक जो उपाय दिया है वो ये है जनता की जागरूकता, कि जनता को क्या होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। हमने पढ़ा है कि समय समय पर राजनीतिक दल क्या करते हैं, अपनी नीतियों का या अपने कार्यों का प्रचार प्रसार करते हैं या जनता के सामने उनको रखते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल यही करता है। तो यहाँ पे जनता को जागरूक होना चाहिए कि उन्होंने अभी क्या किया है, उन्होंने पहले ये क्या किया था, या भविष्य में ये हमारे लिए क्या कर सकते हैं। तो राजनीतिक दल या सरकार इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता, इसमें सब कुछ जनता के हाथ में होता है कि यदि जनता जागरूक है तो राजनीतिक दलों से ये जो दोष हैं वो अपने आप क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। और समय समय पर जनता ने इसका परिचय भी दिया है। हम जो कह रहे हैं कि जनता जागरूक है या नहीं, तो जनता ने इसका समय समय पर परिचय भी दिया। ऐसे बहुत सारे हुए हैं मामले जिसमें जनता ने अपनी जागरूकता का परिचय दिया है। फिर दूसरा आता है स्वतंत्र प्रेस। बिल्कुल सही बात है कि राजनीतिक दलों से दोषों को अगर आपको दूर करना है तो उसके लिए आपको प्रेस को स्वतंत्र छोड़ना पड़ेगा। स्वतंत्र रहने का मतलब क्या है कि किसी देश में प्रेस स्वतंत्र रहे, अर्थात प्रेस पर सरकार का या किसी राजनीतिक दल या किसी भी पूंजीपति व्यक्ति का कोई भी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। जब ऐसा होगा तो जनता के सामने वो सही चीज़ों को लेकर जाएगी, तथा जो भ्रष्ट होंगे जनता अपने आप समझ जाएगी कि इनका हमको सपोर्ट करना है या नहीं करना है। फिर आता है आचरण संहिता। दल प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिए सभी राजनीतिक दलों को मिलकर एक आचरण संहिता बनानी चाहिए और फिर सभी दलों को उसका पालन भी करना चाहिए। ये भी बहुत ज़रूरी है कि सभी दल के जो सदस्य होते हैं वो क्या रहें, वो ऐसी बातें करें जिसका प्रभाव जनता के ऊपर बुरा ना पड़े, सही प्रभाव पड़े। क्योंकि अगर वही मतलब चीज़ों को सही तरीके से हमारे सामने पेश नहीं करेंगे तो इसका दुष्प्रभाव भी हम पर पड़ता ही पड़ता है। फिर है दलों पर नियंत्रण रखने के लिए कानून बनने चाहिए। इसके द्वारा भी हम राजनीतिक दलों में जो दोष है उनको दूर कर सकते हैं। धर्म, जाति व संकुचित आधारों पर दल बनाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगे तथा उचित कानून बनाए जाएं। भ्रष्ट व अपराधी दलों को चुनाव लड़ने से रोक लगानी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे अपराधी या भ्रष्ट लोग ऐसे भी हैं जो इन दलों के सदस्य होते हैं, तो ऐसे लोगों को दलों से दूर ही रखना चाहिए। इसके अलावा दलों की संख्या सीमित होनी चाहिए। दलीय प्रणाली को अगर आपको दूर करना है तो सबसे पहली चीज़ है कि जो दलों की जो संख्या होती है वो कैसी होनी चाहिए, इसमें सीमित ही होनी चाहिए, ज़्यादा दल इसमें नहीं होना चाहिए, है ना। राजनीतिक दलों की संख्या 2 या 3 से अधिक नहीं होगी, तभी कोई भी दल जो है वो सही तरीके से कार्य कर पाएंगे या वो कैसे होंगे, दोषों से दूर हो पाएंगे। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं कि प्रत्येक दल राष्ट्रीय हित को सबसे ऊपर रखे।
क्योंकि आपने अगर दल बनाया तो आपका उद्देश्य होना चाहिए राष्ट्रीय हित। आप स्वार्थी वहाँ पर नहीं हो सकते। इसके अलावा राजनीतिक दलों का नेतृत्व योग्य, चरित्रवान और ऐसे लोगों के हाथों में हो जो वास्तव में देश व समाज की सेवा करना चाहते हैं, जो निस्वार्थ कार्य करे। ऐसे लोगों के हाथ में राजनीतिक दलों की डोर होनी चाहिए, तभी कोई भी राजनीतिक दल जो है वो सही तरीके से कार्य पर कर पाएगा और उसके दोष दूर हो पाएंगे। तो आज हमने पढ़ा है राजनीतिक दलों के गुण, दोष और उनके दोषों को दूर करने के उपाय। थैंक यू।